हेलो प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th। इसमें पढ़ेंगे सब्जेक्ट साइंस और इसमें चैप्टर आपका होगा चैप्टर नंबर 6 और इस चैप्टर का नेम है जैव प्रक्रम। आज हम प्यारे बच्चों इस चैप्टर का पार्ट 1 वीडियो स्टडी करेंगे, क्योंकि आपका जो भी चैप्टर है हाई स्कूल का वह लंबा है और प्लस साइंस में डिस्कशन होता है। विदाउट डिस्कशन का नहीं समझाया जा सकता, इसीलिए टाइम लगता है। और जो आपका एक पार्ट जो वीडियो मैं जो लाता हूँ वो आप पूरे एक सप्ताह का वह स्टडी होता है। अगर आप एक पार्ट वीडियो हमारा देख लेंगे तो पूरा एक सप्ताह की जो पढ़ाई है आपकी वो कंप्लीट हो गई। तो प्यारे बच्चों, बिल्कुल सरल तरीके से हम और कम समय में ही वीडियो को अपलोड करने का हम प्रयास करते रहते हैं। प्यारे बच्चों, एक चीज़ और हम आपको बता दें कि जो आपका साइंस है इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, राइट। तो पहला इसका कैटेगरी है फिजिक्स, राइट। और जो सेकंड कैटेगरी है वो है केमिस्ट्री और जो थर्ड कैटेगरी इसका है वो है बायोलॉजी। तो प्यारे बच्चों, बायोलॉजी तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी 3 साइंस के जो है कि कैटेगरी हैं। और मेरे चैनल के माध्यम से जो ये तीसरा जो है ये बायोलॉजी, इससे रिलेटेड जो भी चैप्टर हैं वे पढ़ाए जाएंगे। तो प्यारे बच्चों, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, जिससे ये फ़ायदा होगा कि बायोलॉजी के जितने चैप्टर हैं आपके सभी चैप्टर और टॉपिक वाइज जो भी सारी चीज़ें हैं या जो भी आपके क्वेश्चंस हैं, वे लॉन्ग हो शॉर्ट हो या मल्टीपल क्वेश्चन हो, सारे क्वेश्चन के आंसर भी हमारे चैनल के माध्यम से आपको बताए जाएंगे। तो और आप जो हैं अपना एग्जामिनेशन बहुत अच्छे से सफल कर पाएंगे। तो प्यारे बच्चों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक कर लें। चलिए प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे आपका इस चैप्टर का पार्ट 1 वीडियो। सबसे पहले कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें यहाँ पे एनसीईआरटी के माध्यम से हम समझ लेते हैं। प्यारे बच्चों, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हम जैव यानी कि जो सजीव तथा अजैव यानी कि निर्जीव में आप कैसे अंतर स्पष्ट कर सकते हो। प्यारे बच्चों, ये बहुत अच्छी बात है यहाँ पर दी है कि कैसे आप बता सकते हो कि सजीव ये वस्तु है कि निर्जीव है। तो प्यारे बच्चों, किस मापदंड का आप प्रयोग करोगे? इसके लिए बस आपको सरल तरीके से आप देख सकते हो कि सजीव उसे कहते हैं जिनमें स्पेशल तरीके से वृद्धि होती है, विकास होता है और अपने जैसे संतान उत्पन्न करने की क्षमता होती है। उन उन चीज़ों को हम सजीव कहते हैं। और जिनमें ये सारे लक्षण नहीं दिखाई देते हैं प्यारे बच्चों, उन्हें हम निर्जीव कहते हैं। तो अब अंतर आप स्पष्ट कर लिए होंगे कि सजीव और निर्जीव में क्या अंतर है। प्यारे बच्चों, कुछ और भी चीज़ें हैं यहाँ पर दी हैं कि यदि हम कुत्ते को दौड़ते देखें या गाय को जुगाली करते देखें या हम कह सकते हैं गली में एक इंसान को जोर से चीखते हुए देखें, तो हम समझ जाते हैं कि ये क्या है, सजीव हैं। यदि कुत्ता, गाय या इंसान सो रहे हैं तो क्या तब हम कह सोचेंगे कि ये सजीव हैं? तो प्यारे बच्चों, थोड़ा आप बता दीजिए, क्या ये सजीव हैं अगर ये सो रहे हो तो हाँ, क्योंकि उनमें श्वसन की क्रिया हो रही है ना, तो सजीव हैं। क्योंकि मैंने अभी बताया कि सजीवों में वृद्धि होता है, विकास होता है और अपने जैसा संतान उत्पन्न करने की क्षमता होती है और प्लस श्वसन की क्रिया होती है। तो श्वसन तो कर रहे हैं तो सजीव हैं, राइट। हम ये नहीं कह सकते कि वो निर्जीव हैं, लेकिन हम यह कैसे जानेंगे कि हम उन्हें सांस लेते देख सकते हैं। अब देखिए प्यारे बच्चों, एक और यहाँ पे बात आ गई, कैसे हम जानेंगे कि वे सांस ले पा रहे हैं और जान लेते हैं कि वे सजीव हैं। चलिए जान लेते हैं प्यारे बच्चों किताब के माध्यम से पौधों के बारे में हम कैसे जानेंगे कि वे सजीव हैं। हमसे कुछ कहेंगे कि वे हरे दिखते हैं, लेकिन उन पौधों के बारे में क्या कहेंगे जिनकी पत्तियां हरी ना होकर अन्य रंग की होती हैं। प्यारे बच्चों, जैसे कि कोई पौधा अगर यानी कि पौधों को आप देखकर कह सकते हैं कि वो पौधा जीवित है, क्योंकि वो पौधा हरा है। हरे भरे पौधों को हम जीवित मानते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी पौधे होते हैं जिनकी पत्तियां हरी ना होकर कुछ अन्य रंगों की होती हैं। या हम कह सकते हैं कि कुछ ऐसे भी पौधे हैं जैसे कि कवक जो है ना, उनका जो कलर है बॉडी का वह वाइट कलर का होता है। तो
आप बताइए कैसे देखकर आप स्पष्ट कर सकते हैं कि वे सजीव है। तो सिंपल सा तरीका यही है प्यारे बच्चों कि वे क्या करते हैं, समय के साथ वृद्धि करते हैं, राइट। अतः हम कह सकते हैं कि वे सजीव हैं, वृद्धि करते हैं तो सजीव हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि सजीवों के समान प्रमाण के तौर पर कुछ गतियों का ये विचार करते हैं, राइट। उनमें हम कह सकते हैं कि पौधों में तने, शाखाएं, फूल, फल ये सब बनते हैं। या हम बात करें कवकों की तो कवकों में भी वृद्धि होता है, राइट। तो ये सारी गतिविधियाँ दिखाई देंगी तो हम स्पष्ट तरीके से कह सकते हैं कि वे सजीव हैं। ये वृद्धि संबंधित या अन्य गतियाँ हो सकती हैं, लेकिन वह पौधा भी सजीव है जिसमें वृद्धि परिलक्षित नहीं होती। कुछ ऐसे भी जो है कि पौधे होते हैं जिनमें से वृद्धि नहीं हो पाती, लेकिन फिर भी वे सजीव हैं, राइट। कुछ जंतु सांस लेते हैं परंतु उनमें गति स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देती है, वे भी सजीव हैं, राइट। कुछ ऐसे भी जंतु हैं प्यारे बच्चों, वे सांस तो लेते हैं लेकिन उनमें गति जो होती है ना स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती है, राइट। अतः दिखाई देने वाली गति जीवन के परिभाषित लक्षण के लिए पर्याप्त नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि दिखाई देने वाली जो गति है जीवन के परिभाषित लक्षण के लिए वह पर्याप्त नहीं है, राइट। आगे देखते हैं प्यारे बच्चों, अति सूक्ष्म स्केल पर होने वाली गतियाँ आँखों से दिखाई नहीं देती हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि अति सूक्ष्म स्केल मतलब आप समझ रहे हैं कि जो स्केल पे जो बना होता है, राइट। तो इस तरीके से जो बना होता है, तो यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि सूक्ष्म जो गति अगर हो रही है जीवों में तो स्पेशल तरीके से वह दिखाई नहीं देती है। उदाहरण के लिए हम कह सकते हैं कि स्पेशल तरीके से जो अणु जो होती है ना, अणुओं में जो गति वह नहीं दिखाई देती। क्या यह अदृश्य आणविक गति जीवन के लिए आवश्यक है? हाँ प्यारे बच्चों, ये आवश्यक है। यदि हम यह प्रश्न किसी व्यवसायी जीव विज्ञानी से करें तो उसका उत्तर सकारात्मक होगा, राइट। वास्तव में विषाणु के अंदर आणविक गति नहीं होती जब तक वे किसी कोशिका को संक्रमित नहीं करते। प्यारे बच्चों, उनमें गति होती है, लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जो विषाणु जो होते हैं ना, ये सजीव और निर्जीव दोनों की बीच की कड़ी माने जाते हैं। लेकिन यहाँ पर दिया है कि इनमें आणविक गति नहीं होती जब तक कि वे किसी दूसरे जीव के संपर्क में ना आ जाएं, वे कोशिका में इंटर ना कर जाएं। क्योंकि विषाणु जो होते हैं वे सजीव निर्जीव की कड़ी होते हैं। अगर वे निर्जीव के संपर्क में हैं प्यारे बच्चों, हवा में हैं, पानी में हैं, या हम कह सकते हैं कि अगर वो निर्जीव के संपर्क में हैं तो उनमें कोई गति नहीं होगा, वो निर्जीव हो गए। अब वे ऐसा लक्षण प्रोड्यूस करेंगे कि वो निर्जीव है। अगर हम किसी वायरस को पकड़ के अगर हम डाल देते हैं, बोतल के अंदर रख देते हैं, तो हज़ारों सालों तक वही पड़ा रहेगा, वो मरने वाला नहीं है। वायरस कहा जाता है कि अमर होते हैं और वे निर्जीव की तरह एक ही जगह पड़ा रहेगा और आप कहेंगे निर्जीव है। लेकिन जैसे ही अगर उसे किसी शरीर के अंदर, कोशिका के अंदर डाल देंगे तो वह जाकर स्पेशल तरीके से तब वह सजीव का रिप्रेजेंटेशन करने लगेगा, तब उसकी अणुओं में गति होने लगेगी और अपने जो है कि वसा के खोल को फोड़कर डीएनए को हमारी कोशिकाओं में या जंतु के कोशिकाओं में प्रोड्यूस करके डीएनए से डीएनए बनाने लगता है। इस तरह वो अपनी संख्या को बढ़ाता है। अतः इसी कारण यह विवाद बना हुआ है कि ये वास्तव में सजीव हैं या निर्जीव, राइट। यानी कि वायरस सजीव और निर्जीव दोनों के बीच की कड़ी होते हैं, क्योंकि अगर ये निर्जीव के संपर्क में होते हैं तो इनमें कोई आणविक गति होती ही नहीं है प्यारे बच्चों। लेकिन जैसे ही ये कोशिका के अंदर आते हैं तो इनमें आणविक गति शुरू हो जाती है। बस ये वायरसों में होता है प्यारे बच्चों, और जीवों में ऐसा नहीं होता, बस ये वायरस में होता है। जीवन के लिए आणविक गतियों का क्या आवश्यक है, राइट। पूर्व कक्षाओं में, अपने पिछली कक्षाओं में ये पढ़ लिया था या देख चुके हैं आप कि सजीव की संरचना सुसंगठित होती है, उनमें ऊतक हो सकते हैं। आपने प्यारे बच्चों कक्षा 9th का आपने चैप्टर नंबर 6 पढ़ा होगा और 5 भी पढ़ा होगा। तो 5 में आपने कोशिकाओं के बारे में पढ़ा होगा और 6 में आपने ऊतक के बारे में पढ़ा होगा। ऊतकों की में कोशिकाएं होती हैं, यानी कि ऊतक का परिभाषा यही होता है कि एक समान कोशिकाओं का समूह मिलकर
एक ऊतक कहलाता है और कई सारे ऊतक मिलकर एक अंग का निर्माण करते हैं। राइट, जैसे कि उदाहरण में हम कह सकते हैं कि तंत्रिका ऊतक, राइट, इस तरह संयोजी ऊतक, राइट, मांसपेशी वाली यानी कि मस्कुलर टिश्यू, राइट। तो इस तरह ये कोशिकाओं में छोटे छोटे घटक होते हैं। सजीव की यह संगठित एवं सुव्यवस्थित संरचना समय के साथ साथ पर्यावरण के प्रभाव के कारण ये विघटित होने लगती है। यदि हम व्यवस्था टूटी है तो जीव और अधिक समय तक जीवित नहीं रह पाएगा। अतः जीवों के शरीर को मरम्मत तथा अनुरक्षण की आवश्यकता होती है। राइट, यानी कि चलिए आगे देखते हैं। ये सभी संरचनाएं अणुओं से बनी होती हैं। ये जितनी भी संरचनाएं हैं प्यारे बच्चों, ये अणुओं से बनी होती हैं। अतः उन्हें अणुओं को लगातार गतिशील बनाए रखना चाहिए। सजीवों में अनुरक्षण प्रक्रिया कौन से हैं, आइए खोज करते हैं। राइट प्यारे बच्चों, चलिए समझने का प्रयास करते हैं। अब देखते हैं कि जैव प्रक्रम है क्या। आपके चैप्टर का नाम भी है जैव प्रक्रम, तो मैंने आपके चैप्टर का जो मतलब है नहीं बताया, तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि जीवन को चलाने के लिए स्पेशल तरीके से जो हमारे शरीर में प्रक्रियाएं होती हैं उसे ही हम जैव प्रक्रम कहते हैं। जैसे कि हृदय का धड़कना, फेफड़ों का जो है कि फूलना पिचकना, किडनी का हमारे निरंतर काम करते रहना, यानी कि जीवन को चलाने के लिए हमारे शरीर में ये प्रक्रियाएं ये ज़रूरी हैं। अगर हृदय का अगर धड़कना बंद हो जाए तो हार्ट अटैक कहलाएगा और व्यक्ति की तुरंत मृत्यु हो जाएगी। फेफड़ा अगर काम करना बंद कर दे तो श्वसन की क्रिया नहीं होगी। राइट, तो ये सारी चीज़ें हैं। अगर रक्त का दौड़ना बंद हो जाए तो इस तरीके से हमारा हार्ट ही पंप करता है, जिस चलते रक्त दौड़ता है, तो हमारे शरीर में जो भी तत्व हैं उनका आदान प्रदान नहीं होगा तो बॉडी डेड कर जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। चलिए समझ लेते हैं हम लोग अब एनसीईआरटी के माध्यम से। जीवों का अनुरक्षण कार्य निरंतर होना चाहिए। जीवों में जो भी कार्य है ना शरीर का अनुरक्षण कार्य, वह निरंतर होना चाहिए, उसमें कोई रुकावट नहीं होना चाहिए। यह उस समय भी चलता रहता है जब वे कोई विशेष कार्य नहीं करते। प्यारे बच्चों, अगर आप सो रहे होते हो, कोई काम नहीं करते हो या अपने क्लास में आप बैठे रहते हो, उस समय भी अनुरक्षण का काम ये चलता रहना चाहिए। यानी कि सांस लेना, हृदय का धड़कना, किडनी का काम करना, खाना का पचना, राइट, ये सारी चीज़ें हमारे शरीर में ये प्रक्रियाएँ ये होनी चाहिए निरंतर। राइट, अगर ये निरंतर नहीं होगा तो बहुत बड़ी समस्या हो सकती है। तो यही जो काम जो हमारे शरीर में चल रहा है, सोते वक्त या बैठे वक्त या काम करते वक्त भी हमारा शरीर काम कर रहा है, वे सभी प्रक्रिया जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करती है वही जैव प्रक्रम कहलाती हैं। जैसे कि जब इंजन स्टार्ट है, तो जब इंजन स्टार्ट है तो मशीन चल रहा है, इंजन बंद हो गया तो मशीन भी बंद हो गया। लेकिन हमारा शरीर एक बार अगर बंद हो गया तो बंद हो गया, दोबारा वो चालू नहीं होने वाला। इसीलिए हमारे शरीर को निरंतर चलना रहना चाहिए, जिसके चलते हमारा यानी कि हमारे शरीर का जो भी हम कह सकते हैं कि पार्ट है, वो सारे पार्ट को निरंतर काम करते रहना है, किसी को भी रुकना नहीं है, जिसके चलते हम अपने लाइफ को अच्छे से स्पॉन्ड कर पाएंगे। जैसे कि अभी मैंने बताई, जो भी प्रक्रियाएं हमारे शरीर में, इनको निरंतर काम करते रहना चाहिए, इसी को हम कहते हैं। यानी कि यहाँ पे दिया है ना, वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं वही जैव प्रक्रम प्यारे बच्चों कहलाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। क्योंकि क्षति तथा टूट फूट रोकने के लिए अनुरक्षण प्रक्रियाओं की आवश्यकता होती है। राइट, यानी कि हम कह सकते हैं कि अगर शरीर में कोई क्षति होती है या कहीं टूट फूट होता है तो उनको रोकने के लिए अनुरक्षण की प्रक्रम की आवश्यकता होती है। जैसे कि अगर कहीं कट जाता है आपके शरीर में तो वहाँ पर होता क्या है कि ब्लड आने लगता है। लेकिन ब्लड में भी जो है कि ऐसा प्रोसेस है कि उसमें जो प्लेटलेट सेल होते हैं वो फाइब्रिनोजन के प्रोसेस के थ्रू जो है कि धागे जैसे हम कह सकते हैं कि नेटवर्क की तरह वे डेड होके उलझ जाते हैं, जिससे चलते रक्त का थक्का बन जाता है और ब्लड बाहर नहीं आता। स्पेशल तरीके से आप देख सकते हैं। यहाँ पे हम देखेंगे कि अतः इसके लिए ऊर्जा की आवश्यकता होगी। आप बताइए, हमारे शरीर को चलाने के लिए जो भी प्रक्रियाएं हमारे शरीर में, सबको चलाने के लिए, या हम कोई काम करते हैं या कुछ भी हमारे शरीर में आँखों से देखते हैं या कहीं चोट लग जाती है, तो वहाँ पर सारी चीज़ों को मेंटेन करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यह ऊर्जा एकल जीव के शरीर के
बाहर से आती है। जो एकल जो जीव होते हैं, कोशिकीय जीव होते हैं, उनके शरीर से यह ऊर्जा आती है। इसीलिए ऊर्जा के स्रोत का बाहर से जीवों के शरीर में स्थानांतरण के लिए कोई प्रक्रम होना चाहिए। इस ऊर्जा के स्रोत को हम भोजन तथा शरीर के अंदर से लेने को पोषण कहते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, हम लोग तो बहुकोशिकीय जीव है, एकल तो प्यारे बच्चों यहाँ पर एकल का मतलब है कि एक जीव, राइट। यहाँ पर एक कोशिकीय जीव नहीं प्यारे बच्चों, यहाँ पे एक जीव। प्यारे बच्चों, एक जीव के शरीर से बाहर एक ऊर्जा जो होती है ना, एक जीव के शरीर से बाहर से आती है, राइट। ये कन्फर्म हुआ ना। फिर यहाँ से लाइन समझिए प्यारे बच्चों आप लोग कि यह जो ऊर्जा है एक जीव के शरीर के बाहर से आती है, राइट। कोई भी जो ऊर्जा है वह हमारे शरीर में प्रोड्यूस होती है, लेकिन वह बाहर से लेते हैं तब हमारे शरीर में बनती है। ऐसा नहीं है कि अपने आप बन जाती है, राइट। जैसे पौधों की भी बात करें ना, तो पौधों भी जो होते हैं वह सूरज के प्रकाश को लेकर भोजन बनाते हैं। तो भोजन ही उनके लिए क्या है, एनर्जी है, ऊर्जा है। तो स्पेशल तरीके से तो उसी तरह यहाँ पर भी है कि इसीलिए ऊर्जा के स्रोत को बाहर से जीवों के शरीर के अंदर स्थानांतरण के लिए कोई प्रक्रम होना चाहिए। और हमारे शरीर में देखें तो इन ऊर्जा के स्रोत को हम भोजन, खाना जो खाते हैं तथा शरीर के अंदर लेने के प्रक्रम को हम पोषण कहते हैं। यदि जीव में शारीरिक वृद्धि होती है, अगर शरीर की लंबाई बढ़ती है या कोई भी वृद्धि होता है शरीर में जीवों के, तो इसके लिए उससे बाहर से अतिरिक्त कच्ची सामग्री का भी आवश्यकता होना चाहिए या होगा, क्योंकि पृथ्वी पर स्पेशल तरीके से जीवन कार्बन आधारित अणुओं पर निर्भर है, राइट। हम लोग ग्लूकोज लेते हैं तो उसमें भी कार्बन से ही एनर्जी निकलती है। अतः अधिकांशतः खाद्य पदार्थ भी कार्बन पर आधारित है। इन कार्बन स्रोतों की जटिलता के अनुसार विविध जीव विभिन्न प्रकार के पोषण प्रक्रमों को प्रयुक्त करते हैं। प्यारे बच्चों, और यहाँ पे देख लेते हैं, चूँकि पर्यावरण किसी एक जीव के नियंत्रण में नहीं है। अब आप ये नहीं कह सकते कि पर्यावरण आपके नियंत्रण में है। पर्यावरण जो है ना, पर्यावरण को चलाने के लिए सभी जीव मिलकर पर्यावरण को चलाते हैं। और यहाँ पर पर्यावरण में सारी चीज़ें मिलकर पर्यावरण बनाती हैं। ये नहीं कि जीव ही मिलकर पर्यावरण बनाते हैं। यहाँ पर हवा, पानी, मिट्टी, राइट, और पेड़ पौधे, जीव जंतु सभी मिलाकर ये चारों तरफ का जो आवरण है यही पर्यावरण कहलाता है, राइट। अतः ऊर्जा के ये बाह्य स्रोत विविध प्रकार के हो सकते हैं। शरीर के अंदर ऊर्जा के इन स्रोतों के विघटन या निर्माण की आवश्यकता होती है, जिससे अंततः ऊर्जा के एक समान स्रोत में परिवर्तन हो जाने चाहिए। यह विभिन्न आणविक गतियों के लिए एक विभिन्न जीव शरीर के अनुरक्षण तथा शरीर की वृद्धि के लिए आवश्यक अणुओं के निर्माण में प्यारे बच्चों ये उपयोगी हैं। इसके लिए शरीर के अंदर रासायनिक क्रियाओं की एक श्रृंखला की आवश्यकता है। प्यारे बच्चों, हमारे शरीर के अंदर रासायनिक क्रिया भी होती है, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे हम लोग कि उपचयन अपचयन, राइट, अभिक्रियाएं अणुओं के विघटन की कुछ सामान्य रासायनिक युक्तियाँ हैं। इसके लिए, राइट, बहुत से जीव शरीर के बाहरी स्रोतों से क्या करते हैं, ऑक्सीजन को शरीर के अंदर लेते हैं और शरीर के बाहर से ऑक्सीजन को ग्रहण करना तथा कोशिकीय आवश्यकता के अनुसार खाद्य तरीके से खाद्य स्रोतों के विघटन का उसका प्रयोग शोषण कहलाता है। यानी कि ये कच्ची ही सामग्री है आपकी। जो जीव होते हैं ऑक्सीजन को लेते हैं और वो फेफड़ों के द्वारा ब्लड में जाता है और ब्लड से पूरी कोशिकाओं में जाता है। और जो ग्लूकोज हम लोग लेते हैं अपने शरीर के अंदर, वह ग्लूकोज ऑक्सीजन की प्रेजेंसी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ब्रेक डाउन होता है और उसमें जो कार्बन होता है ना, 6 कार्बन में जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वही टूट के एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। अब क्या होगा, अब जब ये टूटता है हमारा ग्लूकोज हमारे शरीर के अंदर, तो यह बनाता है CO2 स्पेशल तरीके से, और CO2 प्लस एनर्जी बनाता है और वही CO2 हमारे शरीर से बाहर भी निकलना होता है। तो जब हम अंतः शोषण करते हैं तो ऑक्सीजन लेते हैं, और हम कह सकते हैं कि जब बाह्य शोषण करते हैं तो वह ऑक्सीजन शरीर से बाहर निकल जाता है, राइट।
यानी कि निःशोषण, बाहर शोषण नहीं होगा, वो निःशोषण का मतलब कि शरीर से बाहर निकल जाना। राइट, आगे देखते हैं प्यारे बच्चों। एक 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 कोशिकीय जीव की पूरी सतह पर्यावरण के संपर्क में रहती है। एक एक कोश की जीव की जो पूरी सतह है, जो एक कोशिका से बने, जैसे अमीबा है, पैरामीशियम है, राइट, इबुलिना है, ये सब एक कोश की प्राणी हैं। इनका पूरा जो सतह है ना, यह पर्यावरण के संपर्क में रहता है। अतः इन्हें भोजन ग्रहण करने के लिए, गैसों का आदान प्रदान करने के लिए या व्यर्थ पदार्थों के निष्कासन के लिए किसी विशेष अंग की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन जब जीव के शरीर का आकार बढ़ता है तथा शारीरिक अभिकल्प अधिक जटिल हो जाता है, तब क्या होता है? बहुकोशिकीय जीवों में सभी कोशिकाएं अपने आसपास के पर्यावरण के सीधे संपर्क में नहीं रहती हैं। अतः साधारण विसरण सभी कोशिकाओं की आवश्यकता की पूर्ति नहीं कर सकता। राइट, प्यारे बच्चों, आगे देख लेते हैं कि हम पहले भी देख चुके हैं कि बहुकोशिकीय जीवों में विभिन्न प्रकार जो है कि विभिन्न प्रकार के कार्यों को करने के लिए भिन्न भिन्न अंग विशिष्टकृत होते हैं। यानी कि बहुकोशिकीय जीव हैं जी, जैसे कि हम लोग हैं, तो हमारे शरीर के जो है कि विभिन्न कार्यों को करने के लिए भिन्न भिन्न अंग हैं। जैसे कि स्पेशल तरीके से सांस लेने के लिए फेफड़े वाले अंग हैं, शरीर में खून को दौड़ाने के लिए हम कह सकते हैं कि हार्ट वाले, और जो हार्ट है हमारा, स्पेशल तरीके से भोजन को पचाने के लिए पाचन तंत्र है। फिर उसके बाद स्पेशल तरीके से अब हम देख लेते हैं कि अब हम इन विशिष्टकृत अंगों से तथा शरीर यानी कि जीवों के शरीर में उनके संगठन से परिचित हैं। अतः इससे कोई आश्चर्य नहीं है कि भोजन तथा ऑक्सीजन का अंतःग्रहण भी विशिष्टकृत ऊतकों का कार्य है। परंतु इससे एक सामान्य या हम कह सकते हैं कि एक समस्या पैदा होती है। यद्यपि भोजन एवं ऑक्सीजन का अंतःग्रहण कुछ विशिष्ट अंगों द्वारा ही होता है, यानी कि भोजन का जो ग्रहण है वह इस तरीके से अलग विशेष अंग द्वारा होता है, और ऑक्सीजन का जो ग्रहण है वह हमारे फेफड़ों के द्वारा और भोजन का पाचन तंत्र के द्वारा, यानी कि मुंह के द्वारा होकर पूरा ये पाचन तंत्र हम कह सकते हैं कि एलिमेंट्री कैनाल के द्वारा होता है। राइट, परंतु शरीर के विभिन्न भागों को इसकी आवश्यकता होती है। राइट, अब भोजन की बात करें ना, तो जो भोजन है वह एक विशेष अंग के द्वारा ग्रहण होता है। जैसे कि हम कह सकते हैं कि आहार नाल जो है ना, मुंह से लेकर और पेट में से लेकर पूरा ये गुदा तक फैला हुआ है, तो वहाँ पे भोजन का मेन ग्रहण होता है। लेकिन पूरे शरीर में इस भोजन की आवश्यकता होती है। और ऑक्सीजन जो है ना, वो हमारे फेफड़ों द्वारा ग्रहण किया जाता है, लेकिन इसे पूरे शरीर के कोशिकाओं तक इसकी आवश्यकता होती है। इस स्थिति में भोजन एवं ऑक्सीजन को एक स्थान से दूसरा स्थान तक ले जाने के लिए वहन तंत्र की आवश्यकता होती है। जब रासायनिक अभिक्रिया में कार्बन स्रोत तथा ऑक्सीजन का उपयोग ऊर्जा प्राप्ति के लिए होता है, यानी कि जो रासायनिक अभिक्रियाओं में जो कार्बन का जो स्रोत है ना और ऑक्सीजन जो है ना, उनका उपयोग जब ऊर्जा के प्राप्ति के लिए होता है, तब ऐसे उत्पाद भी बनते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, कार्बन से ही ऊर्जा हमारे शरीर में बनता है। राइट, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो ग्लूकोज होता है C6H12O6, ये आपके ग्लूकोज हैं। राइट, जो आपके हम कह सकते हैं कि स्टार्च में पाए जाते हैं। जब आप इसे लोगे ना, जैसे कि चावल में भी ग्लूकोज ही है, स्टार्च है, तो अगर आप खाते हो तो ऊर्जा बनती है। और होता क्या है ना प्यारे बच्चों कि ये जो 6 कार्बन है, ये हम बना लेते हैं यहाँ पे 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 6। राइट, तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड है जो कार्बन को जोड़े हुए हैं। यही टूटते हैं किसके उपस्थिति में? ऑक्सीजन की उपस्थिति में। तो यहीं से एनर्जी प्रोड्यूस होता है। राइट, तो कार्बन से ही एनर्जी प्रोड्यूस होता है। बाकी CO2 जो बनता है, फिर यही जो होगा ना, टूटेगा तो CO2 बनेगा, तो वही CO2 बाहर निकल जाता है। राइट, तो निकलता बाहर ठीक है, लेकिन कार्बन से ही ऊर्जा हमारे शरीर के अंदर बनती है, क्योंकि आपका वो कार्बनिक पदार्थ है ना, ग्लूकोज कार्बनिक पदार्थ है। तब ऐसे ही उत्पाद भी बनते हैं जो शरीर की कोशिकाओं के लिए न केवल अनुपयोगी होते हैं, बल्कि वे हानिकारक भी हो सकते हैं। राइट, तो स्पेशल तरीके से, यानी कि
उनके द्वारा ऐसे उत्पाद बनते हैं जो शरीर के लिए अनुपयोगी यानी कि उपयोग नहीं हो सकते, और बल्कि वे बहुत हानिकारक हो सकते हैं। जैसे कि CO2 है, हमारे शरीर में यूरिया भी बनता है, राइट। तो जो यूरिन के द्वारा यूरिया बाहर निकलता है, इन अपशिष्ट उत्पादों को शरीर से बाहर निकलना अति आवश्यक है। इस प्रक्रम को हम उत्सर्जन कहते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, क्या क्या हमारे शरीर से बाहर निकलता है। टॉयलेट के थ्रू हम कह सकते हैं कि हमारे शरीर से फेसेस बाहर निकलते हैं, वेस्ट मटेरियल, यूरिया। फिर सांस के द्वारा हमारे शरीर से प्यारे बच्चों CO2 जो होता है वो बाहर निकलता है। यदि बहुकोशिकीय जीवों में शरीर अभिकल्पना के मूल नियमों का पालन किया जाता है तो उत्सर्जन के लिए विशिष्ट ऊतक विकसित हो जाएगा। इसका अर्थ यह है कि राइट, परिवहन तंत्र की आवश्यकता। परिवहन तंत्र का मतलब हो गया आपका ये खून का दौड़ना, राइट। अपशिष्ट पदार्थों को कोशिका से इन यानी कि इस उत्सर्जन ऊतक तक पहुंचाने की होगी, राइट। अब आइए प्यारे बच्चों, हम जीवन का अनुरक्षण करने वाले आवश्यक प्रक्रमों के बारे में एक एक करके विचार करने का प्रयत्न करते हैं। उससे पहले प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ प्यारे बच्चों, थोड़ा इन प्रश्नों का उत्तर हमें देना होगा। हम देख लेते हैं यहाँ पे प्रश्न, आपके 4 प्रश्न है, 1 2 3 4, राइट। हम इनका आंसर प्रोवाइड कर देते हैं। सबसे पहले प्रश्न चारों पढ़ लेते हैं, उसके बाद आंसर आपको हम दिखा देते हैं। यहाँ पे दिया है, हमारे जैसे बहुकोशिकीय जीवों में ऑक्सीजन की आवश्यकता पूरी करने में विसरण क्यों अपर्याप्त है। तो प्यारे बच्चों, अगर आपको आंसर पता होगा तो कमेंट में ज़रूर लिख दीजिए, नहीं तो अभी हम इसका आंसर दिखाएंगे। सेकंड जो है, कोई वस्तु सजीव है, इसका निर्धारण करने के लिए हम किस मापदंड का प्रयोग करेंगे। तीसरा जो प्रश्न है, किसी जीव द्वारा किन कच्ची सामग्री का उपयोग किया जाता है। चौथा जो प्रश्न है, जीव के अनुरक्षण के लिए क्या आप किन प्रक्रमों को आवश्यक मानेंगे। तो चलिए इनका फटाफट हम आंसर देख लेते हैं। प्यारे बच्चों, पहला आपका जो प्रश्न था, आप देख सकते हो ना, हमारे जैसे बहुकोशिकीय जो जीव होते हैं उनमें ऑक्सीजन की आवश्यकता पूर्ति करने के लिए विसरण क्यों अपर्याप्त है, राइट। तो हम देख लेते हैं कि हम जानते हैं कि एक कोशिकीय जीवों की पूरी सतह पर्यावरण के संपर्क में रहती है, यानी कि जो एक कोश की जो जीव है ना, उनका पूरा का पूरा जो सतह है पर्यावरण के जो है के संपर्क में रहता है। जैसे कि हमारा जो शरीर है बहुकोश के जीव हैं, और बहुकोश की हम लोग जीव हैं, तो हमारे शरीर के जैसे कि हार्ट हैं, हम कह सकते हैं कि किडनी हैं, और भी सारे जो भी इंटरनल पार्ट हैं वो सब तो अंदर हैं, पर्यावरण के डायरेक्ट संपर्क में नहीं है। बाहरी त्वचा ही हमारे पर्यावरण के संपर्क में है, राइट। लेकिन जो एक कोश की जीव है वह सिंगल सेल है, तो वो तो पूरा का पूरा जो उसका बॉडी है वो पर्यावरण के संपर्क में होगा, राइट। इन्हें भोजन ग्रहण करने के लिए, गैसों का आदान प्रदान करने के लिए तथा व्यर्थ पदार्थों के निष्कासन के लिए किसी विशेष अंग की आवश्यकता होती ही नहीं है, राइट। परंतु बहुकोशिकीय जीवों में सभी कोशिकाओं को, राइट, अपने आसपास के पर्यावरण के संपर्क में नहीं रह सकती, राइट। अतः साधारण विसरण कोशिकीय जीवों में ऑक्सीजन की आवश्यकता पूर्ति नहीं कर सकता, राइट। आप देख लेते हैं सेकंड, इसका जो क्वेश्चन था ये था, कोई वस्तु सजीव है, इसका निर्धारण करने के लिए हम किस मापदंड का उपयोग करेंगे। यहाँ पे हम देख लेते हैं, कोई वस्तु सजीव है, राइट, या निर्जीव है, राइट, यानी कि सजीव नहीं है, इसका निर्धारण करने के लिए कई मापदंडों का हम प्रयोग कर सकते हैं। हम जानते हैं कि सजीवों में समय के अनुसार उनमें वृद्धि होती है, प्रजनन होता है, श्वसन की क्रिया निरंतर होती है। सजीवों के शरीर के अंदर, राइट, आणविक गतियाँ लगातार होती हैं, चाहे वह बाह्य रूप से स्थिर तथा शांत क्यों ना हो, राइट। तो यानी कि बाहरी रूप से अगर स्थिर हो या शांत हो, जो भी हो, लेकिन उनके अंदर आणविक गतियाँ होती हैं, जैसे कि वृद्धि हो गया, प्रजनन हो गया और श्वसन हो गया, राइट। अब देख लेते हैं प्यारे बच्चों, यानी कि आणविक गतियाँ का मतलब जो है अणुओं के अंदर गति होती रहती है, राइट। अब तीसरा जो इसका क्वेश्चन है, किसी जीव द्वारा किन कच्ची सामग्री का उपयोग किया जाता है। प्यारे बच्चों, ये जो प्रश्न जो हम बता रहे हैं ना, इनमें से जरूर एक आध प्रश्न आपके आ जाएंगे आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में, राइट। हम जानते हैं कि जीवों को अपने जीवन यापन के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है,
राइट। ये जो प्रश्न है प्यारे बच्चों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन स्पेशल तरीके से बोर्ड एग्जामिनेशन में इस बार आने वाला है, राइट। तो यानी कि प्रश्न एक बार और समझ लीजिए कि यह है कि किन जीवों यानी कि किसी जीवों द्वारा किन कच्ची सामग्रियों का उपयोग किया जाता है, राइट। हम जानते हैं कि जीवों को अपना जीवन यापन करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, राइट। अतः ऊर्जा की आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए प्रत्येक जीव विभिन्न स्रोतों से कच्ची सामग्रियों का उपयोग करते हैं, जो इस प्रकार हैं, जैसे कि वायुमंडल से ऑक्सीजन लेते हैं, पृथ्वी से जल लेते हैं और सूर्य का प्रकाश, राइट। ये सारी चीज़ें कच्ची सामग्री हैं जो ऊर्जा के लिए जीवों को आवश्यक है, राइट। अब चलिए चौथा जो यहाँ पे प्रश्न दिया है कि जीवन के अनुरक्षण के लिए आप किन प्रक्रमों को आवश्यक मानेंगे, राइट। तो देख लेते हैं यहाँ पे, किसी भी जीव में जीवन के अनुरक्षण के लिए ऊर्जा की अहम भूमिका होती है। किसी भी जीव में जीवन के अनुरक्षण के लिए किसकी भूमिका होती है मेरे बच्चों? ऊर्जा की भूमिका होती है, राइट। अहम भूमिका इसकी होती है। इस ऊर्जा को प्रत्येक जीव अपने भोजन के माध्यम से प्राप्त कर लेते हैं। भोजन में ऊर्जा तक निम्नलिखित प्रक्रम आवश्यक है। पहला पोषण, दूसरा शोषण, तीसरा वहन। वहन का मतलब जो खून का दौड़ना, यानी कि जो भी भोजन पचेगा वह खून के माध्यम से दौड़ेगा। और जो चौथा हो गया उत्सर्जन। इन सभी प्रक्रमों को सम्मिलित रूप से जैव प्रक्रम हम कहते हैं प्यारे बच्चों। तो आई होप आपको ये प्रश्न के आंसर समझ में आए होंगे। अगर कोई भी डाउट होगा तो कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं। प्यारे बच्चों, अब आपका अगला दिया हुआ है स्पेशल तरीके से पोषण। तो प्यारे बच्चों, वीडियो लंबी हो रही है, अब हम कोशिश करेंगे इसको पार्ट 2 वीडियो में इस पोषण को पढ़ाने का। यानी कि यहाँ से जो अगला टॉपिक होगा उसको हम पार्ट 2 वीडियो में लेके आएंगे। प्यारे बच्चों, अगर आप पढ़ना चाहते हैं पार्ट 2 वीडियो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में आप ज़रूर अपनी राय बताएं कि आप जो है कि आगे का जो टॉपिक है, या अगर कोई भी डाउट रह गया हो अगर इस चैप्टर से रिलेटेड जो पढ़ाया गया है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे उसका आंसर देने के लिए, राइट। तो प्यारे बच्चों, एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि इन चारों प्रश्नों का जो उत्तर है वो कमेंट में आप ज़रूर बताएं। अगर आप समझ गए होंगे तो अपने माध्यम से समझ के ज़रूर कमेंट में इन प्रश्नों का आंसर लिखें। नहीं तो जो आपका यह जो तीसरा प्रश्न है इसका तो आंसर आपको लिखना ही होगा। ये तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर आप ज़रूर दें। आई होप आपको समझ